ये कहानी है 27 साल के प्रकाश की, जो आज बहुत परेशान है। कुछ ही देर में उनकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रकाश की नहीं, ये भारत के उन करोड़ों नौजवानों की है जो एक सरकारी नौकरी के सपने के पीछे अपनी जिंदगी के न जाने कितने साल लगा देते हैं। तो चलिए इस जुनून के पीछे की पूरी सच्चाई को समझते हैं। अब प्रकाश के लिए तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला सा बन गया है। तैयारी करो, उम्मीद जगाओ और फिर निराश हो जाओ। पिछले 10 साल से वो इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हर बार बस 1-2 नंबर से रह जाते हैं और उधर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबका दबाव बढ़ता जाता है। सब यही कहते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो, इस बार तो पक्का हो जाएगा। और इसी एक बार और के चक्कर में उनकी जिंदगी के 10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जरा इस नंबर को देखिए, 1,21,00,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी की महज 11,558 पोस्ट के लिए आए एप्लीकेशंस की संख्या है। आप बस इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना कितना ज्यादा है। यह सिर्फ एक नौकरी की दौड़ नहीं है, ये एक ऐसी रेस है जिसमें देश के करोड़ों युवा अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। और ये जो जुनून है ना, ये पढ़ाई लिखाई की सारी हदें पार कर चुका है। मतलब आप सोचिए, होम गार्ड जैसी नौकरी जिसके लिए सिर्फ 5वीं पास होना काफी है, उसके लिए एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट तक लाइन में खड़े हैं। चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाले अप्लाई कर रहे हैं। कहीं कहीं तो सिलेक्शन का रेशियो सिर्फ 0.1% है। मतलब 1000 में से सिर्फ एक का सिलेक्शन। फिर भी लोग दीवाने हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जुनून, ये ऑब्सेशन शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल राज के समय से, जब सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि कुछ और ही था। इस पूरी सोच की जड़ें हमें मिलती हैं अंग्रेजों के ज़माने में। उन्होंने पहले कुछ चुनिंदा भारतीयों के लिए इंग्लिश एजुकेशन शुरू की और फिर मेरिट के आधार पर सिविल सर्विस के एग्जाम्स। इससे हुआ ये कि भारतीयों का एक ऐसा क्लास तैयार हो गया जो दिखने में तो भारतीय था, लेकिन सोच और काम से पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का वफादार था। इन अफसरों के पास टैक्स वसूलने से लेकर लोगों को जेल में डालने तक की पावर थी। और बस आम जनता के मन में सरकारी नौकरी का मतलब सीधे सीधे पावर और कंट्रोल से जुड़ गया। और बस यही सोच आज़ादी के बाद भी चलती रही। 1991 तक जब लाइसेंस राज का दौर था, तब तो सरकार ही नौकरियां देने वाली सबसे बड़ी संस्था थी। तो सरकारी नौकरी पाने का मतलब था पावर, अथॉरिटी और समाज में एक अलग ही रुतबा। और ये बात आज भी लोगों के दिमाग में गहराई से बैठी हुई है। तो चलिए अब आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो इस सपने को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और इसे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक गोल बनाते हैं। आज की तारीख में देखें तो सबसे बड़े कारण हैं नौकरी की पक्की गारंटी, घर वालों का प्रेशर और समाज में इज्जत। इनके अलावा ऊपर की कमाई का लालच और शादी के लिए अच्छे रिश्ते मिलना भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और ऊपर से सोशल मीडिया, जहां #IS मोटिवेशन और #COPLIFE जैसे हैशटैग इस लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा ग्लैमरस बनाकर दिखाते हैं। ये ना एक बड़ी सीधी सी साइकोलॉजी है। हम इंसानों की आदत होती है कि जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है, हम उसे उतना ही बड़ा और ज़रूरी मानने लगते हैं। सरकारी नौकरी पाना क्योंकि बहुत मुश्किल है, इसलिए समाज ने इसे ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना बना दिया है, भले ही प्राइवेट सेक्टर में इससे कहीं बेहतर मौके क्यों ना हो। और इन्हीं सपनों को, इन्हीं एस्पिरेशंस को भुनाने के लिए खड़ा हो गया है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, कोचिंग इंडस्ट्री, जो हर स्टूडेंट को ये वादा करती है कि वो उन्हें उस टॉप 1% में पहुंचा देगी। 54,000 करोड़ रुपए, ये है भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की आज की कीमत। और अनुमान ये है कि 2033 तक ये 3 गुना हो जाएगी। ये दिखाता है कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। ये इंडस्ट्री चाहती ही है कि छात्र बार बार तैयारी करें, क्योंकि जितनी बार वो कोशिश करेंगे, इनका मुनाफा उतना ही बढ़ता जाएगा। ये चार्ट देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की असलियत को दिखाता है। एक तरफ हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा उम्मीदवार और दूसरी तरफ हैं सिर्फ 32,000 पद। सफलता का चांस ना के बराबर है। फिर भी लाखों लोग सालों साल इसी एक उम्मीद में लगे रहते हैं। और इसी चक्कर में कई उम्मीदवार एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब उन्हें लगता है कि अरे इतने साल लगा दिए, इतना पैसा खर्च कर दिया, अब अगर तैयारी छोड़ दी तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। और इसी सोच के कारण वो असलियत देखने के बजाय एक और साल तैयारी में झोंक देते हैं।
अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जिसे अक्सर लोग देखना नहीं चाहते। तैयारी करने वालों की भीड़ तो हर साल बढ़ रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ये आंकड़े बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं। देखिए, 2019 में रेलवे एनटीपीसी में 35,000 पद थे, जो अब घटकर 9,000 से भी कम रह गए हैं। रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में भी पदों की संख्या बहुत तेजी से घटी है। मतलब पद कम हो रहे हैं और उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं। और यहीं पर एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। देश में करीब 60 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकारें भर्तियां बहुत धीमी गति से कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अब सरकारें कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखकर और डिजिटलाइजेशन से कम खर्च में काम चलाना चाहती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? रास्ता क्या है? इसका समाधान है अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना। एक ऐसे सपने के पीछे भागने के बजाय जो बहुत मुश्किल है, क्यों ना ऐसे स्किल्स पर ध्यान दिया जाए जो प्रैक्टिकल हों और जिनसे रोजगार मिलने की गारंटी ज्यादा हो। देखिए, इस जाल से बचने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साफ रणनीति की जरूरत है। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर खुद की क्षमताओं को ईमानदारी से आंकिए और सबसे ज़रूरी, तैयारी के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए। 2 साल, 3 साल। अगर उस समय में सफलता नहीं मिलती तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी गलत रास्ते को छोड़ना हार नहीं बल्कि समझदारी है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है सिर्फ परीक्षा की तैयारी करते रहना, जिसमें समय बहुत लगता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरा रास्ता है पढ़ाई के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखना। इससे एक बैकअप प्लान भी तैयार होता है और जल्दी कमाने की संभावना भी बनती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के करीब 43% ग्रेजुएट सीधे नौकरी के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं हैं जिनकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। आज एआई, डेटा एनालिटिक्स, वीडियो एडिटिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड्स में स्किल्ड लोगों की ज़बरदस्त मांग है, लेकिन सही लोग ही नहीं मिल रहे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या अब वो समय आ गया है जब हमें एक नई पीढ़ी के लिए ड्रीम जॉब की परिभाषा को ही बदलना होगा? एक ऐसी परिभाषा जो आज की हकीकत से मेल खाती हो। ये सवाल आज के हर नौजवान और उनके परिवार के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है।